मैटर है, every matter in universe is made of atoms. ये एटम से मिलकर बना हुआ है. It was first disclosed by महर्षि कणाद. कण के नाम पे सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं और उस कण के नाम पे उनका नाम पड़ गया कणाद. तो पदार्थ किनसे मिलकर बना है? कणों से. तो कण के धूल कण जानती हो ना, धूल कण, उससे उनका नाम क्या पड़ गया? कणाद. सो इट वाज फर्स्ट डिस्क्लोज्ड. ये डाल्टन से भी बहुत पहले, ये बीसी में डिस्क्लोज कर दिया. डाल्टन ने 1600 में किया, 2100 साल बाद. लेकिन डाल्टन का नाम हो गया, वो यूरोपियन थे और इनका कोई नाम नहीं. It was first disclosed by महर्षि कणाद. देखो तो ऐसा आपकी बुक में लिखा है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखना. महर्षि कणाद. और ये किसके नाम पे? कण के नाम. कण को क्या कहते हैं? एटम. तो इसके पता. अब देखिए, if we keep on splitting the matter, if we keep on breaking the matter, hammering the matter, अगर आई उस चॉक को पीस पीस करते जाओ, एक टाइम पे वो पाउडर हो जाएगी, लेकिन फिर उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो, उससे ज़्यादा वो पाउडर नहीं हो सकती. अगर आप पीटते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. ठीक है. If we keep on hammering any matter, it will break into pieces. But a stage comes when it cannot be broken down further. So if we hammer chalk piece, then a stage comes when it cannot be broken down. कुछ उससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते. वास्तव में अगर हम देखें तो जो चॉक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है. जो चॉक का पीस है वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. लेकिन जब इसको तुम पाउडर बना दोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, कैल्शियम अलग और अभी वो बहुत बड़े हैं. अभी भी वो बड़े ही हैं. और वो अगर बहुत छोटे भी तुमने कर दिए तो अल्टीमेटली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होंगे. और उसमें बहुत सारे एटम, एक कैल्शियम का एटम है, कार्बन का, 3 होते हैं. सर हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं? इसको नहीं तोड़ सकते. अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल तक तोड़ सकते हो, और अगर कोई एटम के फॉर्म में है तब उसे एटम तक ले सकते हो. यानी आप फिजिकल प्रोसेस से मॉलिक्यूल को एटम में नहीं तोड़ सकते. मतलब सिंगल अगर पैथर से आप बहुत हीट दो, इसको बहुत हीट दो, मशीन में डाल दो, तो फिर इनके बॉन्ड और टूट जाएंगे. लेकिन ज़्यादा हीट से, वो फिजिकल से नहीं होगा. अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना भी चाहते हो, इट इज़ ओनली हीट रिक्वायर्ड. बहुत ज़्यादा हीट दे दोगे तो अलग हो जाए. लेकिन सिंपल हैमरिंग से तो कैल्शियम कार्बोनेट तक ही तुम उस मॉलिक्यूल तक पहुंचे. ठीक है. फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. जो शुरू के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि चॉक को तोड़ते जाओ, तो एक ऐसी स्टेज जब तुम और नहीं तोड़ सकते, उस स्टेज को एटम कहेंगे. बाकी धीरे धीरे हम अपने आप को ठीक कर लेंगे कि भाई उसे मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि अभी तुम शुरुआती स्टेज में ना सीख रहे. सो इस एटॉमियो का क्या मतलब है? ए प्लस टोमियो. सो this is its atomic stage. अब देखो, the smallest particle of matter which cannot be divided further is called atom. पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित न किया जा सके उसे एटम कहते हैं. The smallest particle of matter which cannot be divided further is called atom. उसे एटम कहा जाएगा. एटम का मतलब है A प्लस
टोमियो। अनऑक्टोमियो का मतलब होता है कट, जिसे और काटा ना जा सके उसे एटम कहेंगे। नाउ सर महर्षि के बाद आपने कनाद, सर एन ई के बाद डी है या फिर इसमें आई की होगा? ऐसे ये छठी लाइन पढ़ो बुक की। कनाद लिखा है उसमें। महर्षि, ऋषि होगा, महर्षि कनाद। आई भी लिखा है इसमें। ऋषि की स्पेशल अच्छा महाऋषि लिख दिया इसमें। आर आई कर दो महाऋषि। ठीक है, देखो एटम्स जो होंगे वो केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली का क्या मतलब है? टू फॉर्म मॉलिक्यूल। वो क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स। एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक जो एटम है उस एटम के सेंटर में प्रोटॉन होगा और क्या होगा? ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा होगा? तो एटम itself is made of 3 subatomic particles। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम itself is made of sub atomic particles। वो 3 पार्टिकल्स रोहन कौन कौन से हैं बताओ? और बताओ। हाँ सही, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और अगर 2 एटम पास आ गए तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो लिए या दिए जाते हैं। अगर एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी केमिकल बॉन्ड्स कितना दिया जाएगा ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लो केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। व्हेन वन एटम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू अदर, टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर और शेयर्स, या ले या दे या साझा करें, तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब 2 एटम हैं तो उन 2 एटम ने, मैं तुमको सबसे बेसिक चीज बताता हूँ। मान लो एक हाइड्रोजन एटम लो, हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों पास आ जाएं, ये भी H है और ये भी क्या है? आप वहां से अगर पढ़ना शुरू करोगे तो H 1 इलेक्ट्रॉन, He 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, ये लगातार है। जब मैं कह रहा हूँ H तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और He क्या है बोलो? ये डिफरेंट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर से समझो। मेरे कहने का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में 118 टाइम्स ऑफ एटम। कितने तरीके के एटम्स हैं? और उससे मिलियंस ऑफ मैटर या सब्सटेंस में, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें बनी हैं, लेकिन एटम कितने तरीके के बोलो? फिर से समझिए। जैसे 26 अल्फाबेट से इतनी मोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बन गई, लेकिन बेसिक लेटर्स तो कितने हैं? 26। ऐसे ही 118 टाइप्स के ही एटम हैं, लेकिन उससे कितने सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे? बहुत ज्यादा। सही है कि नहीं? हर हफ्ते 7000 नए बन रहे हैं। समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से नाउ एटम कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल। वो केमिकली मिल जाए। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि H2 एंड O2 अगर मिल जाए तो अर्पित कौन सा मॉलिक्यूल बने बोलो? H2O। और मैं ऐसे ना कहूँ, मैं ऐसे बोलूँ कि H एटम और H एटम और O एटम अगर ये मिल जाए तो क्या बन जाए बोलो? H2O।
ये मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या होंगे सब एटम को पास हो जाएगी। तो इनमें कुछ ना कुछ बॉन्ड होता होगा, एटम्स है ना। पहले मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ एटम्स, वो तो अलग बात है कि केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलके मॉलिक्यूल बना, वो ना लिखो, एटम कंबाइन, सही है। सो एटम जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं मॉलिक्यूल। केमिकल कॉम्बिनेशन जस्मिता क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बताओ बताओ। So when in an atom, electron is either given, taken or shared. हाँ, if two atoms, है ना, if two atoms, बेसिक चीज समझो, बेसिक समझोगी तभी फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। तो when two atoms, जैसे H और H हैं, इन्होंने कहा भाई ये इसकी पहली ऑर्बिट है, ये भी H है और ये भी H है। इन लोगों ने पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, दूसरी ऑर्बिट में 8 होने चाहिए। एक एटम के चारों बहुत सारी ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस में, 1 है 2 है 3 है, तो सब इसी चक्कर में रहते हैं कि मेरी पहली की 2 पूरी हो जाए, दूसरे की 8 और तीसरे की 18। सर जो 118th नंबर पे है उसके सर कम से कम 5 है। वो जो भी होंगे, मतलब 7 है 7 पीरियड है, वो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। अभी तक देखो तो इन दोनों की ये पहली ऑर्बिट है ना, ये कहेंगे हम दोनों इतना करीब आ जाएं कि तुम्हारी ऑर्बिट मेरे पे चढ़ जाए, मेरी ऑर्बिट तुम्हारे पे जाए। देखो ये लोग एक दूसरे पे ऑर्बिट ऐसे कर लिए, अब बोलने लगे अब तुम मेरा इलेक्ट्रॉन अपना मानना और मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपना मानने लगूंगा, तो क्या मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तुम्हारे भी, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे पे ओवरलैप कर ली। तो जो H एटम हुआ करते थे क्या अब उन्होंने H2 बना लिया और अब क्या ये मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है बोलो, एटम्स। और इस बॉन्ड को रोहन क्या कहेंगे, जैसे अभी इन्होंने बताया आदिति ने, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर गिवन टेकन और शेयर, ये शेयरिंग है, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपना मान लिया है, देन सच बॉन्ड्स आर नोन एज केमिकल बॉन्ड्स। इसे क्या कहेंगे, तो जब एटम्स ने केमिकली कंबाइन किया, मॉलिक्यूल बनाया, तो उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वही चीज हमें इस चैप्टर में समझनी है कि कैसे बनते हैं, क्या क्या कैसे बनता है, वो सब समझेंगे इस चैप्टर, इसमें और अगले चैप्टर में यही पूरा काम, सही है। तो क्या चीज लिखी बोलो, ये यहाँ लिखो, अब वो बात लिख दो, when 2 or more atoms either transfer electron, ट्रांसफर कर दें, gain electron और share electron, then chemical bonds are made। है बात की नहीं। So when 2 atoms transfer electron, ठीक है, gain electrons और share electron, then मानसी तब सेंटेंस पूरा करो, तब क्या होगा, then बोलो it forms chemical bond ना, it forms, अच्छा बताया आपने, chemical bond। जैसे H और H के बीच में H2 बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, तो ये दोनों, ये एटम है और ये क्या बन गया, तो ऐसे बना होगा कि एक O और उनके दोनों तरफ कौन लग गए बोलो, H और H, तो ये H2 बन गया। अब ये मॉलिक्यूल है, रेशो में रहेंगे, वो सब रेशो में ही है, H2O। वाटर अगर कहा जाए तो H3O नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, H2, ठीक है ना, वो सब हम लोग देख लेंगे। H3O तो नहीं हो सकता ना वाटर। जो 1600 में डाल्टन ने, 1800 में डाल्टन ने कुछ नियम दिए, उससे पहले भी कुछ लेवाशिये थे, और दूसरे कौन थे बताओ, दैट इज जोसेफ क्राउस। इन लोगों ने कुछ केमिकल प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया था। ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल इन लोगों ने 2 नियम दिए। पहला नियम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा भी और भी एक नियम दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर एक और भी लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो सब हम लोग देख लेंगे, जो भी होंगे वो सब देख। अब देखो तो सबसे पहले उन लोगों को ये सब कुछ पता भी नहीं था जिस समय ये दिया गया, बस उन लोगों ने प्रैक्टिकल के बेसिस पर दिए, वो हम लिखा। हम लोगों को जितना पता है ना उतना उन्हें नहीं पता कि एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी नहीं पता था कि एटम भी होते हैं। लेकिन अपने प्रैक्टिकल के बेसिस पे उन्होंने क्या किया वो बताया।
जरा देखो, इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ के, और इन सभी लॉस को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। चेक कर लो, ये जो मैंने दिखाया यही है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके के जब कॉम्बिनेशन होते हैं, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, या दो मॉलिक्यूल से मिलके कोई नया मॉलिक्यूल बन जाए, तो जैसे देखो, अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ कि ये H2 है, तो क्या तुम्हें लगेगा ये ऐसा ही H2 है? और मैं ऐसे ही तुमसे कह दूं भाई एक Cl2 भी होता है, Cl2 भी तो क्लोरीन गैस होती है। तो H2 और Cl2 अगर मिल जाए तो इसमें लक्षिता ये बताओ कि H2 मॉलिक्यूल है कि Cl2 मॉलिक्यूल है कि दोनों एटम है? एटम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। अब H2 हो गया ना, ये वाली स्थिति, ये एटम्स थे और एटम मिल गया तो क्या बन गया, दैट इज 2H एटम्स हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, H2 का क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अभी सिंगल एंटिटी हो गई। मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स व्हेन दे केमिकली कंबाइन। अगर तुम कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। क्या मैंने बताया, मॉलिक्यूल क्या होता है, इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स व्हेन, जब वो क्या करें बताओ, दीज आर केमिकली कंबाइंड। क्या लक्षिता आप मुझे मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल्स बताएंगी? जैसे एक मॉलिक्यूल को एग्जांपल दो। और H2, H3, CO2 सही होता है, और बोलो। सृष्टि बताओ। O2, ये सब मॉलिक्यूल हो गए। और बोलो। C6H12O6। अब ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाएं, अगर तुम इनको खूब हीट दो, नीचे से उस फ्लास्क को गर्म करो, तो क्या इनके बीच में ये बॉन्ड टूट जाएंगे? अब बॉन्ड अगर टूट जाएंगे, हो सकता है फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, और ये दोनों भी बॉन्ड बना सकते हैं क्या भाई? उनको तो किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे इसका ले लें चाहे इसका ले लें, ठीक है। सो यहाँ क्या बन गया बोलो, क्या दो नए मॉलिक्यूल बन गए मान्या, लेकिन अब वो हाइड्रोजन क्लोराइड का बन गया। किसका बन गया, हाइड्रोजन और क्लोराइड। ऐसे दो बने तो अब यहाँ लिखो 2HCl। क्या लिखोगे, 2HCl। पीछे देखो, इन्होंने क्या किया, मान लो एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में दो गैसेस ली, उन दो गैसेस को गर्म किया, और गैसेस एक H2 डाली और Cl2, और देखा एक धुएंदार, ये येलो होती है और ये कलरलेस होती है, और इन दोनों से मिलके वाइट कलर की ये गैस बन गई। कैसी बन गई? अच्छा, इसमें जितनी गैस डाली, गर्म करने से पहले उसका वजन किया, तो वजन करने में मान लो इन्होंने 10 ग्राम ये गैस डाली और इसमें 35 ग्राम डाली या कुछ भी डाली, तो जब ये बन गई तो बनने के बाद देखा ये तो 45 ग्राम HCl मिली। इसका मतलब है कि when chemical reaction takes place, then before reaction and after reaction, पहले रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास सेम रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास चेंज नहीं होता, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये लेवाशियर ने बताया सर। लेकिन अगर हाँ सर न्यूक्लियर फिजन में तो सर अलग हो जाता है। ये लोग तो एटम के बारे में भी नहीं जानते थे, ये बहुत पहले की बात है। इन लोगों न्यूक्लियर फिजन भी कहाँ जान पाएंगे, नहीं सर। लेकिन उसमें तो मास चेंज हो जाता है। एनर्जी इज इटर्नल। अब ये देखो, बात समझ आई? तो हम ऐसे ही जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl या कोई और भी रिएक्शन हो रही, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। जैसे तुम्हारे पास खिलौने के ब्लॉक हैं, तुम उससे रेल बना लो, प्लेन बना लो, बस बना लो, बच्चों के ब्लॉक होते हैं कि नहीं, इंगेज वाले। वैसे ही एटम्स क्या होते हैं, द एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और अदर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या तुमने अगर रेल बना लिया या बस बना ली, तो क्या तुम्हारे ब्लॉक्स कम या ज़्यादा होने लगेंगे कि उतने ही रहेंगे?
उतनी रहेगी भाई ब्लॉक थोड़ी ना कम हो जाएंगे, चाहे ऐसे इंगेज कर लो चाहे ऐसे इंगेज कर लो, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर नॉट चेंजिंग इन द सिमिलर मैनर। तुमने यहाँ आइटम्स देख लो, 2 2 4 है, वहाँ भी 4 ही है। सो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन क्या आइटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या? ना क्रिएट होगा। इस चीज को सबसे पहले लेवाशिए और प्राउस्ट ने इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस कराए, और उन दोनों के लॉ को कंबाइनली क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो रासायनिक समीकरणों के नियम, पहला नियम इनमें कौन सा आता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? देखो इन्होंने क्या किया कि ऐसा कोई फ्लास्क लिया, अब फ्लास्क में एक स्पेटुला रख दी ऐसे, और इसमें थोड़ा सा कार्बन ले लिया। इसमें क्या ले लिया? 12 ग्राम कार्बन लिया, इसके ऊपर डॉट लगा दिया, और इसी में कहीं न से गैस भेज दी, दैट इज 32 ग्राम ऑक्सीजन भेज दिया। और 12 ग्राम कार्बन किया तो क्या कोयला जल जाएगा? कार्बन कुछ नहीं होता, कोयला होता। तो C और प्लस O2, जब ऑक्सीजन डाली और थोड़ा सा इस पे स्पार्क दिया, स्पार्क कुछ नहीं, 2 अंदर तार लगाए, बाहर से स्विच ऑन कर दिया, तो क्या स्विच ऑन करने से वहाँ एक फ्लैश आएगा? जब 2 अलग अलग टर्मिनल का फ्लैश कर दिया तो उससे आग लग गई। तो टर्मिनल जोड़ के रखे थे एक दूसरे से, टर्मिनल वहाँ जुड़े हुए हैं, बाहर से स्विच ऑन करके ऑफ कर दिया तो आग लग गई, ऑक्सीजन तो भेजी जा चुकी थी। तो दैट इट गिव्स CO2। ये कितना लिया था? 12 ग्राम। इसे कितना लिया था? 32। और जब लास्ट में ये जब सब कुछ हो गया, जल भी गया, ये धीरे धीरे जलने लगा, और जलने पहले इसको वेट किया तो ये आया 12 + 32 कितना होता है? 44। और जब ये जल चुका तब फिर इसे फिर से वेट किया, तो भी अभी से स्पेटुला में कुछ नहीं बचा है, और इसमें गैस भरी हुई है। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और पहले O2 डाली थी, तो अब इसमें देखा, फिर से वेट किया तो 44 ग्राम, और इसमें डॉट लगा के रखी, कोई गैस बाहर नहीं निकल सकती। तो ये देखो कितना बन गया। इसी के बेसिस पर CO2 और O2 भी होगा साथ कार्बन बचा रहे हैं। उसमें CO2 और O2 भी होगा साथ में बचा हुआ है। उन्होंने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में लिया। वही चीज हमें सीखनी है कि अगर 12 ग्राम है तो कितनी O2 ली जाए, यही तो इस चैप्टर में सीखनी है। उसमें 8 ग्राम बच जाएगा, वो बचेगा नहीं, ये बॉन्ड नहीं हो पाएगा। 8 ग्राम O2 बॉन्ड नहीं हो पाएगा। वो अब हम सीखेंगे कितने कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन ली जाए जिससे कि वो प्रॉपरली रिएक्ट करे। ये चीज हम सीखेंगे। एक रेशो जैसा वो बता रहे हैं कि कितना क्या रेशो होना चाहिए, लेकिन जितनी भी ली उन्होंने, जितनी ली हो, अगर बच भी गई तो भी तो उसी डिब्बे में है, तो भी क्या वेट वही रहेगा। भाई अगर मान लो इन्होंने कहा अगर यार 40 ग्राम ले लें, ये एग्जैक्टली रिएक्ट करेगा, बचेगा नहीं। ये भारी आइटम होता है, वो हल्का होता है, वो हम अलग अलग देखें, सबका अपना अपना मास होता है। ठीक है, हमें उनसे अभी लेना देना नहीं। तुम ये समझो कि 2 चीज़ों को मिलाया, ठीक है। इफ देयर इज ए सडन रिलीज ऑफ गैस, सडन रिलीज ऑफ हीट, सडन चेंज इन कलर, क्या केमिकल रिएक्शन में ये सब होता है? अलग तुम देखो, दूध से दही बन जाता है, फेस का चेंज हो जाता है, लिक्विड से सेमी सॉलिड हो जाता है। और भी केमिकल रिएक्शन देखिए, अचानक जैसे खाने में कुछ फंगस लग जाती, कलर चेंज होता है, काला पड़ जाता है। ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो फुलझड़ी होती हैं दीपावली में जो हम जलाते हैं, वो सब भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल रिएक्शन? इफ देयर इज ए सडन रिलीज ऑफ हीट, चेंज इन फेज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी तो निकल सकती है, ये सब हो जाए, देन और रिलीज ऑफ ऑर्डर, महक आ जाए, then it is called a chemical reaction। इसे क्या कहते हैं? तो हम फर्स्ट लॉ जानने से पहले, पहला लॉ इसका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ इसी का क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानने से पहले कुछ चीजें समझे वास्तव में उसमें टर्म्स क्या करेंगे। तो 3:9 रेशियो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 3:8 होगा। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया बताओ? लेवाशियर, दैट इज एंटोनी एल लेवॉइशियर। चलो,
इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सो सर यहाँ पे तो जो अब हम देखें। एल प्राउस्ट लिखा है। वो भी देखेंगे, अभी उनका भी देखेंगे ना, जोसेफ का भी देखेंगे, डेफिनेट एक एक करके देखेंगे। तो पहले लेवाशिए का देखो कि दोनों का नाम दिया है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लॉ क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical reaction. In a chemical reaction, मास को ना पैदा किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन। इनमें कुछ वर्ड्स आए, जरा उन्हें देखें। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ए रिएक्शन in which there is change in temperature, change in temperature हो जाए, change in color हो जाए, evolution in gas, evolution of gas हो जाए, ठीक है, change of phase हो जाए, is called chemical reaction। उसे chemical reaction। सर मास से वो कन्वर्ट हो सकता है। अब पहले इन लोगों को इसमें समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो अभी आगे बढ़ जाएंगे तो बेसिक चीज ही ये लोग भूल जाएंगे। थोड़ा बताना पड़ेगा तब तो हम आगे बढ़े ना। पहले मुख्य चीज पढ़े, फिर उसके अनुच्छेद पढ़ेंगे। संविधान पढ़ना है तो अगर हमें मुख्य धारा ही नहीं पता, हम अनुच्छेद पढ़ते जाएं तो बिगड़ जाएगी बात। अब देखो, some weird chemical reactions। ये देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। Chemical reactions are some of the most important processes on Earth. After all, without them, life would have never developed, and there wouldn't be the compounds necessary for our survival. Some chemical reactions are exciting to witness. With that in mind, don't forget to put on your safety. स्कूल में भी दिखाई सर गया वो होगा। शुगर से भी तो बना सकते हैं। शुगर से देख लो, ये भी बहुत अच्छी बताना है, ये भी देख लो। That is तो शुगर में कुछ मिला है। ओके ओके, वो दिखा दो। शेयरिंग ऑफ शुगर, शेयरिंग ऑफ शुगर। ये देख लो, जो भाभी बताना है। ठीक है, ये देखो, अगर शुगर में ना आप हार्पिक मिला दो First, तो ये we होगा। take 150 ml sugar. शुगर में हार्पिक डाल दो, कुछ ना करो तो क्या होगा? शुगर हार्पिक हाँ, ट्राई करूँगा बेटा। नजर बचा के कई रिएक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जिनमें रिलीज ऑफ हीट हो, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, चेंज इन टेम्परेचर, फेज भी चेंज हो जा सकता है। तो व्हाट डज इट मीन बाय, एक होता है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट्स। इनको क्या कहेंगे जो यहाँ पर है? ये क्या है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स अभिकर्मक, और इनको कहेंगे प्रोडक्ट्स, उत्पाद। So those chemical substances which participate in chemical reactions are called reactants। जो participate करें during chemical reactions, whatever is formed is called product। तो reactants क्या हैं? Reactants those chemical substances which participate in chemical reaction उन्हें reactants कहेंगे।
और प्रोडक्ट whatever is formed during chemical reaction. जो चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल हियर कार्बन एंड O2 आर रिएक्टेंट्स एंड CO2 is product. कार्बन एंड O2 ये क्या है? रिएक्टेंट्स. CO2 is product. ये लॉ कहता है कि मास न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में. तो एज पर दिस लॉ, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बताओ सम ऑफ masses of reactants वो कितना है? या चेक करो. That is 12 ग्राम और प्लस, अच्छा मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? ये 44 ग्राम. क्या दोनों का ही मास इक्वल आ गया? So this is in accordance with law of conservation of mass. ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, क्योंकि मास क्रिएट नहीं हुआ, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं इसी लॉ को. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सर पक्का एकदम बराबर है. बोलो. अगर असली में करे तो थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं. कुछ चेंज होगा, उसके अंदर से कुछ जाएगा ही नहीं बाहर. आपके में दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक टेस्ट क्वेश्चन पहला देखो. अभी कौन सी आंसर की बात है? सही था ना. ऐसा कोई है तो हमें बताओ. है क्लास का पूरा मेंटेन करो. कुछ अगर डाउट है, आपने गलत बता दिया तो भी बता सकते. इन रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट ने इथेनोइक एसिड से काम किया. तो पहले क्वेश्चन में देखो, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड विनेगर है. विनेगर की स्मेल तो आप लोगों को पता होगी ना. और सोडियम कार्बोनेट कुछ नहीं है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, जिससे कपड़े उपड़े धोए जाते हैं ना, धोबी लोग धोते हैं, वॉशिंग सोडा. इन दोनों को मिलाया तो क्या क्या बन गया? द प्रोडक्ट इज CO2 बना, वाटर बना, CO2 वाटर और प्लस सोडियम इथेनोएट. अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा जो इसकी रिएक्शन है. समझ में आई बात कि नहीं? ये CH3COOH है, तो Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट किया? CH3COOH, और मिला के बनाया क्या? वाटर बना दिया, CO2 बना दिया, और क्या बना दिया? CH3COOH. ये तीन चीज बनाई. वो हम चैप्टर के लास्ट में अपने आप ही जान जाएंगे, क्योंकि तब समझ चुके होंगे. अभी तुम बस ये समझो, तुम्हें इतना पहचानना है लक्षिता, इसमें रिएक्टेंट क्या है ये बता दो और प्रोडक्ट क्या है इतना बता दो बस. सर सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड रिएक्टेंट है, और CO2 H2O और सोडियम इथेनोएट प्रोडक्ट. इतना समझाया. तो क्या अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, और इसका मास दे दिया जाए, इसका न दिया जाए, तो क्या तुम निकाल लोगी? निकाल लोगी, क्योंकि दोनों को इक्वेट करोगी और जो मिसिंग मास है उसका पता लगा लोगी. उसका मास x मान लो,
और बाकी सबके रख लो, उसका पता लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में यही कराया है। सबके मास देखो क्या क्या दिए हैं। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम क्या है, ये 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट, और इथेनोइक एसिड कितना है, एसिटिक एसिड लिखा है, 6 ग्राम। CO2 कितना बना, एसिटिक एसिड लिखा है, 2.2 ग्राम CO2 बना। फिर यहाँ पे वाटर एसिड कितना बना, 0.9 ग्राम वाटर बन गया, और 8.2 ग्राम क्या बना, सबके मास दिए, ठीक है, चेक करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो कितना हो जाएगा, 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, दैट इज 2.2 प्लस 0.9 और प्लस 8.2। ऐसा ही राउंड बॉटम फ्लास्क में किया होगा या किसी तरीके के बंद बर्तन में, और फिर पहले उसको मीजर कर लिया, गर्म करने के बाद मीजर किया, तो वही मास आएगा। बाहर कुछ नहीं जाने दो, गैस को भी जाने नहीं दो, गैस का भी वजन होता है ना, कुछ भी बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है। तो कितना आया, इसको काउंट करो, 8.2 वही आ रहा है, तो 11.3 ग्राम। सो इससे क्या वेरीफाई हो रहा है ना, देखो, इट इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे लिखना होगा, एज as total mass of reactant is equals to total mass of product. So it is in agreement with law of कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द मास रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास क्यों नहीं बदल रहा है। Chemical reaction is merely, सिर्फ, merely का मतलब है कि सिर्फ arrangement of atoms, arrangement of atoms. In this, इसमें होता क्या है, bond of one kind breaks and new bonds are formed। अभी तुमको H2OCl2 दिखाया था, तो उसमें क्या हुआ था बताओ, क्या एक तरीके के जो H और H के बीच बॉन्ड थे वो टूट गए थे, और जो Cl और Cl के बीच बॉन्ड थे वो भी टूट गए थे क्या। It is rearrangement. One kinds of bonds are merely rearrangement of atoms। ये क्या है बताओ, rearrangement, ठीक है। तो मतलब उसका पुनर्प्रतिस्थापन है, एक तरह के बॉन्ड टूटे जैसे ब्लॉक्स को नहीं करते हैं रीअरेंज, तो वन काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड अदर काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, बट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स रिमेन अनचेंज। क्या जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चले जाएंगे नहीं ना, तो इसलिए क्या होगा बताओ, सिर्फ एक तरीके के बॉन्ड टूटे और दूसरे तरीके के बन गए, ठीक है। इन दिस बॉन्ड्स ऑफ वन काइंड वो क्या होते हैं, आर ब्रोकन, वो टूट जाते हैं, एंड ऑफ अदर काइंड, देखो ये बॉन्ड बन गए, इनके भी जैसे तोड़ो, जैसे ब्लॉक को खाली कर लो, ऐसे जोड़ लो, एंड वो अलग बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, वो चैप्टर के आधे हिस्से में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन समझो बस इलेक्ट्रॉन लिए दिए गए हों। एंड बॉन्ड्स ऑफ other kind
कॉन। बट अगर तुम बच्चों से ये कह दो कि जितनी बार तुम ब्लॉक का खेल खेलोगे उतने ब्लॉक कम होते जाएंगे, तो बच्चे कभी खेल ही ना खेलने इस डर से, कहेंगे मेरे ब्लॉक कम हो तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर उनसे बोलो कि ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है, इसमें तुम कुछ भी नहीं खोगे, तो खेलते रहेंगे। पर टोटल नंबर्स ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस kind before and after reaction does not change, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए क्या कहा जा सकता है, मास रिमेन्स कंजर्व। समझो, अगर मैं कहूं कि एक ही किसी फ्लास्क में, तुमने फ्लास्क में कंटेनर में रिएक्शन करा ली और उसमें H2 डाला, Cl2 डाल दिया, तो मुझे बताओ क्या इन बॉन्ड को मैं तोड़ दूं और इसके बीच बॉन्ड बना लूं? तो जितना जितना एटम का मास पहले था 2H के थे, 2 Cl के थे, अब उन्होंने अपना ये साथी पकड़ के उसका हाथ पकड़ लिया। लिफ्ट में 4-6 लोग जा रहे हैं, उन्होंने उसका हाथ छोड़ा, उसका पकड़ लिया, तो कहते लिफ्ट का वजन बदल जाएगा? हाथ ना बदलना, वजन बदल जाएगा। हाथ बदलने से कैसे वजन बदल जाएगा? उसका हाथ छोड़ के इसका पकड़ लिया, तो बताओ पहले H2 Cl2 के रूप में मूव कर रहे थे, निष्का हर्षिता का हाथ पकड़े थी, पता चला मानसी का पकड़ लिया, इन्होंने जस्मिता को पकड़ लिया, तो यार वजन ही बदल डाला। अब तो लिफ्ट दबी, उसकी रस्सी टूटी, कैसे टूट जाएंगी? हाथ बदल, उन्होंने सिर्फ इससे इलेक्ट्रॉन ले दे रहे थे, उससे लेने लगे। बोलो बात समझ आइए, फिर से समझो। केमिकल रिएक्शन इज मेरिली रीअरेंजमेंट। ये क्या है? सिर्फ रीअरेंजमेंट है। इन दिस वन काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इनके बीच बॉन्ड बना कि नहीं? There is no change in number of atoms of various kinds before the reaction and after the reaction. Hence, no mass changes. बोल बात समझ आ गई कि नहीं? सर अगर किसी की एक्सप्रेस केस में तो वेट और किसी और एटम का डिफरेंस हुआ तो कुछ भी होने से वो उसी सिस्टम में, उसी टेस्ट ट्यूब में, अब उन्होंने उसका हाथ छोड़ के उसका पकड़ लिया, तो क्या उससे इसका वजन, इसका जो इसको वे कर रहे हैं वेइंग मशीन पे रख के, क्या वो चेंज हो जाएगा? सर अगर H की वेट है वो कम है और Cl की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा, तब भी, लेकिन है तो दोनों इसी में। तुमने एक HH के एटम इसमें छोड़े और इसी में Cl के छोड़ दिए, और पता चला कि उन लोगों ने यहाँ सब देखा, यहाँ कोई है नहीं, चलो अपना साथी बदल लिया जाए, और उन्होंने H ने Cl को पकड़ लिया और इस H ने भी Cl को पकड़ लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या इस पे अंतर पड़ेगा? सर उसमें वेट में नहीं होगा, लेकिन जो एक मॉलिक्यूल को ले लेंगे तो उसमें नहीं होगा। वही एटम है ये। इट इज, अगर तुम सबको अलग अलग कर लो, एक फूल की सभी पंखुड़ियों को अलग कर लो, तब वजन करो, एक साथ करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द एग्रीगेट वॉट एवर इज द एग्रीगेट मास इज द मास ऑफ पेटल्स। तो अलग अलग एटम का करो, H2 का करो, Cl2 का करो, ऐसे मिला लो, वैसे मिला लो, चारों को मिला लो, है तो वही एटम। तुम इधर उधर मिला लो 10 तरीके के एटम्स को, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इट इज ओनली, ये क्या चीज कही जाएगी बोलो? दैट इज, अगर हम देखें तो ये अरेंजमेंट ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए बता देता हूँ, ये देखो, जैसे ये देखो, ये अगर मैंने क्या किया कि 2H के थे, अभी ये H2 है, तो H2 हो गया, सही है, और एक Cl2 को ले लो, तो इसको अभी तुम जरा वजन करके देखो एक टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो ये ग्रीन होता है, चलो ये ऐसा ही कलरलेस है, तभी ऐसे मिला। इसको रख के देखो, कह दो नहीं ऐसा ठीक नहीं है, H2 और Cl2 हैं और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और इसने क्या किया,
अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या होगा बताओ? कोई चेंज आएगा क्या? वो बहुत भारी लग रहा है। ये देखो, सही है। तो अगर इस तरीके से हो गया, ये देखो, तो क्या अब मास बदल जाएगा? अभी तो सेम रहेगा। वो दोनों का इससे मास क्या फर्क पड़ेगा? एक साथ करेंगे तब तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो अगर अलग मतलब ऐसे कि हम लोग ने ग्रीन एक साथ किया तो ये देखो, ये दोनों इसमें डाल दिए, तो पहले H2 कर लिया और Cl2 कर लिया, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये Cl2 है, Cl2 का वजन कर लो, Cl2 इसमें रहेगा और एक H2 रहेगा। और बोलो नहीं हम तो ब्लॉक बदल देंगे, ब्लॉक का अब रीअरेंजमेंट कर देंगे, तो क्या उसका वजन बदल जाएगा? जितने ब्लॉक्स हैं, चाहे तुम उससे ट्रेन बनाओ चाहे बस बनाओ, क्या तो हम इस ब्लॉक को ऊपर रख देंगे तो देखना ये ब्लॉक बहुत भारी हो जाएगा। वही 10 ब्लॉक हैं, उस 10 ब्लॉक से तुम एक लंबी ट्रेन बना लो या एक स्क्वायर बना लो, उन्हीं 10 ब्लॉक से क्या वजन बदलते रहेंगे? ब्लॉक शेप बदलने से क्या वजन बदल जाए? कुछ भी नहीं होगा। यही चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है। बॉन्डिंग बदलने से क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं। बोलो, बात समझ आ गई ना? अब देखो, अब देखिए, ओके, कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी हैं। पूछा गया है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन के किस लॉ के हिसाब से है, उस लॉ का नाम बताओ। और ये सब चीज एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आइसोलेटेड में की गई है, मीन्स उसका बाहर के सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है? वाई द मास रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग केमिकल जी, हम भी दे देंगे, यही तो है।
यही है। अब क्यों हंस रही हो? अब तो पढ़ा भी नहीं रहे। कोई नाइट्रस ऑक्साइड सूंघते आई हो क्या? तो उसे घर पे बना सकते हैं क्या? तुझे क्यों बनाना है? हाँ? तो उसे घर बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन से? चले अब तो नहीं पढ़ा है, अब क्यों हंस रहे हो? क्लास में कौन फैला हुआ है? मुझे पहना है, वो भी सुना था। ऐसे देखो। तो बाहर की घटनाएं उसको यहाँ डिस्कस मत करो। अब तो बाहर की चीज़ों पे हंस रहे हो। क्लास डिस्कस करो। यहाँ की बात करो, यहाँ पे। यहाँ तुमको कौन तंग कर रहा है हमें बताओ। किस लिए हंस रही हो? चलो